कुछ 2 दिन पहले शर्मिला फारूकी साहिबा ने बयान दिया कि कराची इज जस्ट लाइक पेरिस। तो पेरिस में कोई यूनिवर्सिटी रोड है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? मैंने देखा क्लिप चल रहा था वसीम बादामी के शो का, उसमें उन्होंने सवाल किया है तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल पेरिस जैसा है। मुझे बताएं ना, सिर्फ आप यूनिवर्सिटी रोड को क्यों देखते हैं? आप जरा कराची के सबब्स एरिया में चले जाएं, कच्ची आबादियों में चले जाएं, किस में आ जाएं, आप साउथ में आ जाएं, लियारी में आ जाएं, सदर में आ जाएं, पीएनटी कॉलोनी देख लें। आप कौन सा एरिया है जहाँ पे पेरिस का नक्शा नजर आता है? लाहौर को बोल सकते हैं हम कराची, पाकिस्तान का पेरिस। या वी कैन से इट, क्योंकि अब जो काम जो मरियम नवाज ने 2 सालों में करके दिखा दिया है वो तो इनके ऊपर मतलब एक शर्मिंदगी का बाइस है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ना। देखिए वहाँ एक वजीर आला है ना, यहाँ पे 8 वजीर आला है जैसे, और सारे यहाँ पे एजी मजिद का सिस्टम अलग है। अच्छा, जरदारी साहब का सिस्टम अलग है, बिलावल साहब का सिस्टम अलग है, वजीर आला सिंध का सिस्टम अलग है, अदी फरियाल साहिबा का सिस्टम अलग है, यहाँ पे जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम अलग है, एमएनए एमपीएस का कोटा अलग है। यहाँ तो पता नहीं 6 7 8 वजीर आला काम कर रहे हैं। अगर ट्रम्प पाकिस्तान आते हैं मोदी को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में तो उसको शर्म से चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। पहले तो ट्रम्प साहब मोदी को अपना पार्टनर कहते थे, भाई कहते थे। उन्होंने अपनी नई सदारत माने का सैंक्शन भी लगाया और उनको जो है वो अपने से दूर भी, टैरिफ्स अच्छे खासे, और टैरिफ भी हो, फिर उनको रशिया से पेट्रोल लेने पे, तेल लेने पे बड़ा डांटा भी उनको। जैसे मोदी तो वो एक, मैं समझता हूँ कि शैतान सिफत इंसान है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में, इश्तियाल फैलाने में और अपनी हुकूमत को कायम करने में एक किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में इकोनॉमिकल सैंक्शंस अगर ईरान से ख़त्म होते हैं तो इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए आपने खुद जिक्र खैर किया गैस पाइपलाइन का, ईरान ने तो लाकर छोड़ दिया ना मकरान तक। अब हमने आगे बढ़ाना है ना काम को। इसके बाद इंशाल्लाह तेज़ी से इस पे भी काम शुरू होगा। फिर हम ईरान से गैस भी लेंगे और सस्ती गैस लेंगे और पाकिस्तान में भी गैस का बोरान भी खत्म होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर। नाज़रीन, 28 फरवरी के बाद दुनिया तबाही के दहाने पर थी। ऐसे मौके पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के माबीन जो जंग हुई, जो 40 दिन रही, इसमें पाकिस्तान ने एक अहम सालसी का किरदार अदा किया, जिसके बाद कुछ अमन की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है और कराची के देरीना क्या मसाइल हैं, उन पर बात करने के लिए स्टूडियो पे आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई अहम शख्सियत, साबिक नाजिम एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक्स MQM MNA जनाब सलमान मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हाल है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तेहरान गए, अचानक उनका विज़िट हुआ और उसी दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ही दिन से के कम अरसे में तुर्किया गए, कतर गए और सऊदी अरब गए। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की क्या डिप्लोमेटिक सक्सेस देखते हैं आप? लाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज आपने मदऊ किया पॉडकास्ट के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। देखें, अमेरिका ईरान का जो जंग चल रही है और अभी पिछले चंद दिनों से उसमें जो जंगबंदी हुई है, पूरी दुनिया उसका क्रेडिट, ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान, उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को दे रहे। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों का बड़ा कलीदी रोल रहा है। साथ साथ हम आपके फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का, उन्होंने जो जंग के दौरान, उधर जंग चल रही थी, ईरान अपने मार रहे थे, अमेरिका इसराइल अपने मार रहे थे, यहाँ तो पीछे से पाकिस्तान ने खामोशी से एक अपनी खामोश डिप्लोमेसी को जारी और सारी रखा ताकि किसी तरह से इस जंग को रोका जा सके और ख़ित्ते के अमन को जो है वो बरकरार रखा जा सके और इस जंग को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। उसका नतीजा हमने देखा कि अचानक खबरें चलना शुरू हुई कि दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पे आमादा हो गए और मुज़ाकरात का मुकाम भी जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान को चुना गया। वो भी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पे, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट था। फिर आपने देखा जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ख़ास करके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल की जो उनका किरदार, जो रोल है इस हवाले से, उसको जो सराहा और उसकी जो तारीफ़ की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वाइस प्रेसिडेंट अपने वफ्द के साथ आते हैं, ईरान से वज़ीर ख़ारजा आते हैं, या मुज़ाकरात होती है, 21 घंटे तवील मुज़ाकरात होते हैं।
जिसमें सालिसी, मेन जो सालिसी थी वो फील्ड मार्शल आसिम, जनरल आसिम मुनीर साहब की थी। बिल्कुल। और किसी हद तक एग्रीमेंट पे पहुंच भी गए। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो रह गए। लाजिम बात है, एक सिटिंग में तो जो है वो तमाम मामला हल नहीं होते। उनको फिर अपनी अपनी लीडरशिप से, अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट तो होती है, बिल्कुल। तो अपने उनको पॉइंट डिस्कस करने थे। फिर ये भी हमें पता चला कि कुछ ऐसे लोग, कंसर्न लोग या अफसरान मौजूद नहीं थे जिनका होना ज़रूरी था। अब आपने ये सवाल किया कि अचानक फील्ड मार्शल जो ईरान चले गए, प्राइम मिनिस्टर सऊदीया चले गए अचानक। अचानक तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हो रहा। हर कदम, हर स्टेप जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड है, ख़ासकर हमारी लीडरशिप की तरफ से। और फील्ड मार्शल का दौरान जंग और फौजी वर्दी में ईरान जाना, ये इस बात की गमाज़ी और इस बात को जाहिर करता है कि तकरीबन डील या माहिदा हो चुका है। और फील्ड मार्शल ने वहाँ जाके ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान हर तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बरादराना, और जिस तरह की भी सपोर्ट है, एज ए मुस्लिम कंट्री भी और एज ए पड़ोसी कंट्री भी। प्राइम मिनिस्टर ने जाके सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, उनको ब्रीफ किया। फिर वो टर्किया चले गए, फिर वो कतर में अमीर कतर से मिले। तो ये कंट्रीज़ हैं जो आपको याद होगा कि पिछले माह जंग के दौरान 4 वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, आए थे। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस था। इजिप्ट के भी आए इजिप्ट के थे। भी उसमें थे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अपने कंक्लूडिंग एंड पे पहुँचने को है। और आज तो एक और ख़बर भी आई, 2 दिन से हम सुन रहे थे, शायद उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने अंदिया दिया अगर ईरान के जी, साथ मामला हो हाँ, जाते हैं मेरे तो। ख्याल में हो ही गए। और ये भी हम सुन रहे हैं कि जो मेरे ज़राए ने बताया कि ईरान से आने के बाद फील्ड मार्शल जो है वो यूएसए जाएंगे 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद फिर चीज़ें अपनी यानी मंजिल मंजिल तक पहुंचेंगी। ईरान का पैगाम लेके जाएंगे उनकी तरफ। सारा पैगाम तो उनके पास ही है, हम्म। फील्ड मार्शल के हाथ में ही है सही। सारी चीज़ें। क्योंकि जो माहिदी की जो चाबी है, अमन की चाबी है, फील्ड मार्शल के हाथ है। बिल्कुल। और उन पे दोनों का ट्रस्ट है। बल्कि अब तो पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है और अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अमन लाने में और इसको फैसिलिटेट करने में, सालिसी का किरदार कहना आप इसको। तो और जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, इंडिया, और उनका जो गुदी मीडिया जो रो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान एकदम से निकल कर, और कहते हैं ना, सांप की चाल चली या केचुए की चाल चली और अपनी मंजिल तक पहुंच गया, और खरगोश अब तक भाग रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की सफारती जीत भी है, पाकिस्तान की सियासी जीत भी है, और पाकिस्तान के जो एक तो पीछे करने की साजिश थी, दुश्मन ये समझ लग पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे है। बहुत खूबसूरत बात की आपने सलमान साहब। अच्छा, इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है? क्योंकि हम पहले देखते थे कि इंडिया का बहुत कलीदी किरदार रहता था हर माज में। वो G7 और दूसरे G20 का भी हिस्सा रह चुका है, और ब्रिक्स का भी एक वो मेंबर है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया है? इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, इंडिया, ईरान, इनसे भी अच्छे दरीना ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमारी जो हमारी लीडरशिप है, ख़ास करके जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उनका बड़ा अहम रोल है। और उसमें हम अपनी आईएसआई को भी नहीं भूल सकते। उनका जो किरदार रहा है, रहता है। तो इंडिया की जहाँ तक आइसोलेशन की बात है उसने आपको शुरू में देखा होगा, जंग शुरू होने से पहले मोदी जो है वो इजराइल गए थे, 2 दिन पहले ही और गए वो थे शैतान बिल्कुल। नेतन्याहू से मिले थे जाके, और कोई एग्रीमेंट भी करके आए थे। उनका प्लान तो ये था कि हम जो ईरान को कैप्चर करेंगे, ईरान के वाहे हम बलूचिस्तान में आएंगे, फिर अच्छा, पाकिस्तान का नंबर, उन्होंने कहा था अगला नंबर पाकिस्तान का है। यानी वो पाकिस्तान में भी हालात इस दाने पर लाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल, हैं। देखें जी, एक तरफ से आपने अफगानिस्तान के महाज को गर्म कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, फिर एक तरफ से आपने जो है वो इंडिया ने अपनी गोलाबारियां शुरू कर दी वहाँ पे, हमारे जो कंट्रोल लाइन है उसके ऊपर। ईरान का महाज, ईरान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान तो मिला हुआ है ना। मिला हुआ। और फिर जो ईरान में, जो बलूचिस्तान में जो मामला थी कर रहे, जो वहाँ के जो फितनातुल ख्वारिज, जिसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है, भरपूर कर रहा है, वो जो मामला जो कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस, हमारी पाक आर्मी, पाक फ़ौज के जवान अफसरान कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, उनका मुकाबला भी कर रहे हैं, और उनको जो है डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की किस्मत तो यही है। और जब तक मोदी जैसा शैतान इंडिया के ऊपर मुसलत है, जिसने मुसलमानों का और दीगर अक़लियतों का वहाँ पर जीना हराम कर दिया है, और जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया का वो ख़त्म करके रख दिया है, तो अब तो उनको मेरे ख्याल में रोने के अलावा शायद ही कुछ मिले।
और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब वो जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा। बिल्कुल। सलमान साहब, क्या आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिक रिफॉर्म्स के बाद, इस विन के बाद, पाकिस्तान में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिकली आगे अच्छा भी कर सकते हैं? देखें, इकोनॉमिकली तो हम माशाल्लाह अच्छे दौर की तरफ जा चुके हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मई में हमारे मार्केट हैक हुआ था, जिसमें इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हम पे इल्ज़ाम डाला था, और फिर उन्होंने हम पे ड्रोन भी फेंके थे और गोलाबारी भी की थी, और फिर आखिरी हमला किया था इन्होंने वहाँ पे नूर खान एयरबेस पे, जिसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, नाउ वी हैव टू रिटेलिएट, बिल्कुल। हमें जो है इसका जवाब देना। उसके बाद वो मुंह तोड़ जवाब जवाब दिया, मिला उनको। ऐसा करारा और मुंह तोड़ जवाब मिला 3 दिन तक कि वो उनको फिर ट्रम्प के पास भागना पड़ा कि हम इंडिया पाकिस्तान के कहें कि रुक जाएं और हम माफ़ी मांगते हैं। तो बहरहाल आपने सबने देखा कि उनको कितनी शर्मिंदगी हुई। उसके बाद फिर हमारी जो JF-17 तैयारों ने जो कमाल दिखाया, हमारे पायलट्स, हमारी एयरफोर्स ने, कि उनको घुस के मारा जाके अंदर, उनके जो 7 तैयारी गिराए। ट्रम्प बार बार कहता है, वो तो आर्ट कहते हैं। वो कभी 8 कहते हैं, कभी 7 कहता है। चले, वो अच्छा ही है, और वो तारीफ करता है प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की। माय फेवरेट फील्ड मार्शल उनका। हाँ, उसके तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो दीगर कंट्रीज ने जो ये सोचा, और ये मायदे भी हुए, ये पैक्ट हो चुके हैं, एग्रीमेंट, खास डिफेंस जो हमारे पैक्ट में, उसमें खास करके जो एरोप्लेन से हमारे एयरप्लेन J-17 उसके हवाले से अच्छे खासे मायदे हो गए। अजरबैजान तो शायद, अजरबैजान भी, और भी यूरोपियन कंट्रीज भी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैंने कहीं सुना भी कि हम इतने माहिदे कर लेंगे कि हम जो है वो IMF का कर्ज भी वापस कर देंगे, यानी IMF की छुट्टी है अब हो पाकिस्तान। जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, और उसकी फ्लाइट अब सीधी ऊपर आसमान की तरफ ही है। और इसके बाद आप देखेंगे इस अपना जंग के खात्मे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो गवादर का जो पोर्ट है हमारा, उस पर जो एक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए दुबई तो दुबई के लिए हमारी गवादर को रोका गया, हमारी गवादर पोर्ट की हमारी जो सरगर्मियों को ख़त्म करने को लेकर। क्या कराची में जो बदअमनी और हालात खराब जो किए गए, इसमें भी वो वो तो मैं देखिए, यहाँ पे कई स्टेक होल्डर्स हैं। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, और हमारा माशी हब है। बिल्कुल। और जो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासम, ये 2 पोर्ट लगते हैं कराची को, पोर्ट सिटी। जहाँ पोर्ट सिटी होगा वहाँ पे दुनिया की जो है वो दुनिया भर की वहाँ पे इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि हमारे जब ये फैसला हो चुका है कि गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करना है, फिर पूरी दुनिया से यहाँ के तजारत होगी। क्योंकि जब मैं MNA था तो हम पोर्ट एंड शिपिंग की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे 2013 से 2018 तक। उस वक्त के जो डायरेक्ट DG पोर्ट गवादर थे, तो हमें ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि सलमान साहब, अगर ये हमारा CPEC कामयाब हो जाता है तो हमारी इतनी तजारत होगी कि हमें कराची पोर्ट पे सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। और अब आप देख लीजिए, जब से हरमस बंद हुआ है, तो जो कराची पोर्ट जो 1 साल में बिजनेस करती थी, उसने 1 माह में कर लिया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो शिप्स जो खड़ी होती हैं, बिल्कुल। इसका टोल लेता है पाकिस्तान। अच्छा। जो हमारे वाटर्स बाहर में से अच्छा। बाहर, ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी शिप आएगा बाहर से, कहीं पे आएगा, वो वहाँ पे जब आपको वो करेगा, खड़ा होगा, तो वो आपको उसका रेंट देता है। यानी हम इस जंग से हमें कुछ पॉजिटिव, हमें कुछ देखने को मिल रहा है पाकिस्तान को पाकिस्तान। इसका फायदा ही हुआ है, फायदा होगा इंशाल्लाह। सर, ईरान ने 10 पॉइंट्स पेश किए थे, जिसमें से एक अमेरिका को, जिसमें से वाज़ेह था कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटाए जाएं। सैंक्शंस यानी कि हम ओपनली ट्रेड कर सकें किसी भी कंट्री से। तो हम देखते हैं कि वहाँ ईरान में तेल इंतहाई सस्ता है, उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है अगर ऑफिशियली हम उनसे परचेज़ करें। और गैस पाइपलाइन तो बिल्कुल ही उन्होंने बॉर्डर तक लाई हुई है। तो ऐसे में इकोनॉमिकल सैंक्शंस अगर ईरान से ख़त्म होते हैं तो इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो? देखिए, आपने खुद जिक्र खैर किया गैस पाइपलाइन का। ईरान ने तो लाकर छोड़ दिया ना मकरान तक, अब हमने आगे बढ़ाना है ना काम को। ज़ाहिर है वो सैंक्शंस की वजह से हम इस मायदे के बाद इंशाल्लाह तेज़ी से इस पे भी काम शुरू होगा, अच्छा। तेज़ी से। और जो ईरान की लाइन जो बॉर्डर पे पड़ी हुई है पाकिस्तान में आएगी, फिर हम ईरान से गैस भी लेंगे और सस्ती गैस लेंगे, और पाकिस्तान में भी गैस का बोरान भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और उसका इकोनॉमिकली फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा। जहाँ तक सैंक्शंस की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जो ईरान का 10 पॉइंट एक डिमांड है, या उसका जो एक उसके जो पॉइंट्स हैं
पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स हैं, वो समझते हैं सेक्शन भी शायद, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो भी ये अमेरिका पे जोर डाल रही है कि इनके सेक्शंस को खत्म कर। 47 ईयर्स हो गए ना, 47 ईयर्स हो गए, आप उसको ख़त्म नहीं कर सके। आपने उसको मतलब वो कल्टीवेट तो किया, आपने उसको जो है वो कट टू साइज तो किया, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सके। वो आज भी खड़ा है अपने पैरों पे। और ये भी गलत फहमी हुई कि हम जो है वो एक दिन 2 दिन बमबारी करेंगे और रिजिम चेंज हो जाएगा और ईरान जो है ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसमें से सैंक्शन वाला तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उनका जो है वो कहते हैं बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो है उनका यूरेनियम का, रेड लाइन। यूरेनियम का, और ईरान जो है वो एटम बम ना बनाए। तो दो चीज़ें हैं। वो तो पहले इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो तो चेक कर चुकी है, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास जो है ना एटम बम है, वो तो रिपोर्ट दे चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा में। जहाँ तक इनका वो यूरेनियम का ताल्लुक है, वो एक कोई परसेंटेज है, अगर 65 या 60% से ऊपर हो तो फिर वो डेंजर होता है। उसके अंदर है तो फिर नो इशू, मैं समझता हूँ। तो आई थिंक ईरान के पास अराउंड 400 kg इनरिच्ड यूरेनियम है, तो अगर वो लेके कहीं जाए भी तो ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी पॉसिबल नहीं तो है। खबरें हैं ना, तस्दीक तो कहीं से नहीं है ना। हाँ। तो होपफुली मेरे ख्याल में ये सारे इश्यूज भी इंशाल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो अचीव कर लेगा। और जो फाइनल माहिदा होगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दोनों कंट्री सेफ, अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। ईरान भी आने में सेफ फील कर रहा है और ट्रम्प साहब भी या अमेरिका से जो भी आता है। तो पाकिस्तान की अभी अहमियत ये भी है कि यह मतलब सेफ एंड सिक्योर प्लेस है इनके लिए, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो पाकिस्तान दे सकता है शायद वो किसी कंट्री में अवेलेबल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी इसमें रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। सलमान साहब, अगर ट्रम्प पाकिस्तान आते हैं, मोदी को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में तो उसको शर्म से चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए, क्योंकि मोदी ने तो अभी उनके ऊपर सैंक्शन भी लगा दिए हैं। पहले तो मोदी के ऊपर पहले तो ट्रम्प साहब मोदी को अपना पार्टनर कहते थे, भाई कहते थे। उन्होंने अपनी नई सदारत माने का सैंक्शन भी लगाया और उनको जो है वो अपने से दूर भी टैरिफ्स अच्छे खासे और टैरिफ भी हो, फिर उनको रशिया से पेट्रोल लेने पे, तेल लेने पे बड़ा डांटा भी उनको, और ठीक ठाक जो फिर मोदी अभी दोबारा लो का उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। तो ये तो लीडरशिप नहीं है ना। देखिए सर, मोदी तो वो एक, मैं समझता हूँ कि शैतान सिफत इंसान है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में, इश्तियाल फैलाने में और अपनी हुकूमत को कायम करने में एक किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी वहाँ मसाजिद गिर रही हैं, मसाजिद गिर रही हैं। अभी आपने 2 दिन पहले जब वीडियो आई, एक मुसलमान को सरेआम सड़क पे उसका गला काट दिया गया, जैसे तालिबान गले काटते थे फौजियों के। वो एक वहाँ के क्रिकेटर हैं इंडियन टीम में शामी, उनकी बहन का जो है बुर्का उतारा, उनके साथ नाजिबा हरकतें की उनकी बहन के साथ। जी, ये 2 दिन पहले ही खबरें सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, कश्मीर में हो रही है, इंडिया में हो रही है, उसको भी रोकने के लिए। और अब मैं समझता हूँ कि कश्मीर का इशू भी अब रिजोल्व होना चाहिए। इसके बाद कुछ इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि अगर ट्रम्प पाकिस्तान आते हैं तो कश्मीर इश्यूज में डिस्कस किया जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये एजेंडे पे है। अच्छा, ये भी एजेंडे पे, और मेरे कोई ख्याल पेशरफ्त में आ सकती है इसमें? आफिया सिद्दीकी भी एजेंडे पे है। अच्छा, और ये मैं आपको खबर दे के जा रहा हूँ, अभी तो ना है, लेकिन बात के आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि मायूसी कुफ्र है। तो हमें हर हाल में पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। करने वाली ज़ात उसी की है, इंसान कोशिश कर सकता है। और ये भी देखें ना, अल्लाह का करम ही है कि आपको जो है वो आर्मी चीफ जो मिला है वो हाफिज़ कुरान मिला है पहली दफ़ा, और वो साबित भी कर रहा है कि वाकई में एक इस्लामी कंट्री का आर्मी चीफ है। और उसने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रोल से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिकग्नाइज कराए। मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ के बाद अगर कोई आए हैं आर्मी चीफ तो जनरल आसिम मुनीर साहब आए, और सारा क्रेडिट उनको देना चाहिए। पॉलिटिकली आप शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, और लेकिन ओवरऑल क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल जैसे ट्रम्प साहब दे रहे हैं, ऐसे हमें भी एज ए पाकिस्तानी उनको देना चाहिए। बिल्कुल सर। पेट्रो डॉलर का दौर हमने देखा और अब वो डिक्लाइन भी कर रहा है। क्या अब पेट्रो युआन का दौर आएगा? क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो ईयू कंट्रीज़ हों, गल्फ़ कंट्रीज़ हों, और चाइना के अपने ही दोस्त ममालिक हों। ताइवान की ओपोजिशन लीडर भी वहाँ विज़िट कर चुकी हैं, शी जिनपिंग से मिल चुकी हैं। तो ऐसे हालात में चाइना को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, चाइना को तो मैं, वो ट्रम्प का ट्वीट याद है आपको जो उसने कहा था कि चाइनीज सदर ने ये माहिदा कराया, और चाइनीज सदर ने ईरान को कहा कि माहिदा करो। ठीक है ना। तो मैं
पहले उसने पाकिस्तान को क्रेडिट दे दिया, हाँ। उसने सेकंड जो है वो बल्कि चंद घंटों के बाद तो चाइनीज सदर को दे दिया। अब उसने चाइनीज सदर से ये भी कहा है कि मैं आपके पास दौरे पे आ रहा हूँ, तो जो शुमाली कोरिया के सदर है कम जन, वो किम जॉन, जो कर धमाके वो मिसाइल बनाते रहते हैं, जी कह रहे उनसे ही मेरी मुलाकात कराओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये तमाम चाइना हो गया, शुमाली कोरिया हो गया, आपका रशिया हो गया, और आपका फ्रांस हो गया, आपका इटली, यूरोपियन नेटो कंट्री, लेकिन ये सब जंग के खिलाफ है। सब ने ट्रम्प को जो है ना वो नो कहा है, पहली दफ़ा नो कहा है उसे, और सब ने कहा है कि ईरान ठीक है, आपको ईरान पे हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, बिलावजह आपने वो जो एफिस्टन फाइल्स आई हैं उनको तवज्जो हटाने के लिए आपने जो यहाँ पे हमला कर दिया। तो वो जो हमले का बहाना था कि एटम बम है, वो तो कहीं भी नहीं निकला। फिर आपने कहा कि जी हमने तबाह कर दिया, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो पहले जो आपने हमला किया था वो क्या क्या था? बल्कि आपने तो उनकी जो टॉप लीडरशिप थी आयतुल्लाह खामनेई को, उनको शहीद कर दिया और लोगों को शहीद कर दिया। तो बहरहाल जंग है, जंग में देखें देखें जंग में नुकसान ही होते हैं, फ़ायदे तो होते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड बी प्रेविल, और प्रेविल होना चाहिए, और ख़ास करके ट्रम्प साहब को जितनी जल्दी टेबल पे लाया जाए उतना अच्छा है, ताकि वहाँ के एग्रीमेंट साइन कर दें। बिल्कुल सर, कुछ 2 दिन पहले शर्मिला फारूकी साहिबा ने बयान दिया कि हाँ। कराची इज जस्ट लाइक पेरिस। हाँ। तो पेरिस में कोई यूनिवर्सिटी रोड है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? मेरा 3 दफ़ा इत्तेफाक से जाना हुआ है पेरिस, फ्रांस, तो वहाँ रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, और ट्राम भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं, लोग पैदल भी को वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल है कैपिटल है, और खुशबुओं का शहर है। सिटी ऑफ मैं उस दिन मैं भी सोच ही रहा था इस बात को, तो मुझे एकदम से वो ख्याल आ गया कि किसी ज़माने में लियारी में एक नारा लगता था, अच्छा शायद आपको याद ना हो, 93-95 के जो इलेक्शन होते थे, कि भाई लियारी पेरिस कब बनेगा। ये पीपल्स पार्टी के कारकुन नारा लगा देते, लियारी पेरिस कब बनेगा। तो उसका जवाब भी आता था, जब डाडा अंग्रेज बनेगा। यानी जो हमारे जो बलोच हैं मकरानी, वो अपना आपको डाडा कि जब डाडा अंग्रेज बनेगा। तो उन्होंने एक तंजिया ये बात कही पीपल्स पार्टी की लीडरान को, क्योंकि वहां से हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जीते हैं। आप देखें 88 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उससे पहले आप चले जाएं 71 में, 72 के इलेक्शन में लियारी से पीपल्स पार्टी, 77 में लियारी से पीपल्स पार्टी, 88 में लियारी से पीपल्स पार्टी, 90 में लियारी से पीपल्स पार्टी, 93 में जरदारी खुद, अच्छा, पीपल्स पार्टी, 97 में पीपल्स पार्टी, 2002 में पीपल्स पार्टी, अब ये 2008 में पीपल्स पार्टी, 2013 में लियारी से पीपल्स पार्टी, 2018 का वो वाहिद इलेक्शन था जहाँ से पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा हारी, और वो शकूर साहब जो पहले पीपल्स पार्टी के थे, अच्छा, वो शकूर शाह जो है वो पीटीआई से आज़ाद जीते, एमएनए बने। तो मैं समझता हूँ कि उनका डिमांड सही है। तो ये जो बात की गई है ना कि शर्मिला साहिबा की तरफ से, वो मैंने देखा क्लिप चल रहा था वसीम बादामी के शो का, उसमें उन्होंने सवाल किया है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल पेरिस जैसा है। तो मुझे बताएं ना, सिर्फ आप यूनिवर्सिटी रोड को क्यों देखते हैं? आप जरा कराची के सबब्स एरिया में चले जाएं, कच्ची आबादियों में चले जाएं, आप बल्दिया टाउन चले जाएं, 100% एरिया, औरंगी टाउन चले जाएं, आप जो है कैमाड़ी चले जाएं, आप साइट एरिया चले जाएं, मेट्रोविल चले जाएं, बनारस चले जाएं, आप ऊपर जो है वो लंडी कोतल चले जाएं, नॉर्थ नाजमाबाद और जाते जाएं, सरजानी चले जाएं, आप नागन चौरंगी की तरफ आ जाएं, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल भी एरिया, सोहराब गोड, आप उस तरफ आ जाएं, कोरंगी, लांडी, आप अपना गुलशन में आ जाएं, आप अपना जो अंचोली में आ जाएं, आप अपना जो है वो मेहरान टाउन में आ जाएं, आप स्कीम 33 में आ जाएं, आप साउथ में आ जाएं, लियारी में आ जाएं, सदर में आ जाएं, पीएनटी कॉलोनी देख लें। आप कौन सा एरिया है जहाँ पे पेरिस का नक्शा नजर आता है? ये कौन सा? हाँ, बहरिया टाउन में जाएंगे तो आपको एफएल टावर छोटा नजर जरूर आ जाएगा, शायद वो बहरिया टाउन शायद उसी की बात कर रही है। लेकिन शर्मिला साहिबा शादी होके लाहौर गई है ना, उनके हस्बैंड तो लाहौर रहते हैं। अच्छा, लाहौर को भी पेरिस कहा जाता है, आपको याद हो? ये मोस्टली लाहौर ही रहती है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में लाहौर में घूम घूम के उनके जहन में लाहौर का नक्शा जो पेरिस जैसा, लाहौर तो वाकई में क्या लाहौर को बोल सकते हैं हम कराची, पाकिस्तान का पेरिस? या वी कैन से इट, क्योंकि अब जो काम जो मरियम नवाज ने 2 साल में जो करके दिखा दिया है, वो तो इनके ऊपर मतलब एक शर्मिंदगी का बाइस है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ना। देखिए वहाँ एक वजीर आला है ना, यहाँ पे 8 वजीर आला है जैसे, और सारे यहाँ पे एजी मस्जिद का सिस्टम अलग है,
अच्छा। जरदारी साहब का सिस्टम अलग है, बिलावल साहब का सिस्टम अलग है, वजीर आला सिंध का सिस्टम अलग है, अदी फरियाल साहिबा का सिस्टम अलग है, यहाँ पे जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम अलग है, एमएन एमपीएस का कोटा अलग है। यहाँ तो पता नहीं 6 7 8 वजीर आला काम कर रहे हैं। वो भी वजीर आला हैं जो बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द कर्टेन, सामने भी नहीं है। कहते हैं ना किंग मेकर। अब देखे ना कराची में टैंकर्स में तो पानी आता है, नलों में नहीं आता। नहीं आता। आज मैंने एक वो छोटा सा क्लिप शेयर किया अपना स्टोरी पे कि नोहा ही कराची, ना गैस, ना बिजली, ना पानी, ना सेवरेज, ना रोड, ना स्ट्रीट लाइट्स, ना गैस, ना अमनो अमान, है क्या? कुछ भी नहीं है। पिछले 18 सालों में तबाही के अलावा कुछ नहीं है। सर, मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने कल मीडिया के सामने ऐसा अल्फाज कहे कि जो भी ये बैनर्स जो मुख्तलिफ चौको चौराहों पर रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम मैंने देखे, और वही बैनर्स के जिसमें कराची के लोगों कराची को हक दो, हक दो, इस तरह डिफरेंट हमें नज़र आते हैं। तो उस पर वो कहते हैं कि अगर मैंने आप देखा तो ये प्रेस वाले हैं, इनको मैं फिर इनकी दुकानें बंद करा दूंगा, XYZ इस तरह। आप एक एडवोकेट हैं, आप सियासत के साथ वकालत को भी जानते हैं। क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें अपने हक मांगा जाए, क्या ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं? क्योंकि जो प्रेस जो लॉज हैं वो तो ये टेररिज्म और इससे रिलेटेड है। प्रेस से मुराद इनकी ये थी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ प्रिंटिंग पे प्रेस। प्रिंट होते हैं ना। देखें, मुर्तज़ा भी एक बैरिस्टर ही है ना, मेरे वकील भाई हैं। अच्छा। लेकिन बस वो उनकी किस्मत अच्छी है, पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे 2 साल KMC के, उसमें कुछ नहीं कर सके। अब 3 साल उनको हो गए मेयर बने हुए, 5 साल तो हो गए ना, 5 साल बहुत होते हैं कुछ डिलीवर करने के लिए। लेकिन जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और आदमी कुछ ना कर पाए बातों के अलावा, या वो एक वो लतीफ़ा याद आ गया, एक जंगल के जानवर फैसला करते हैं कि शेर को जो है ना हटा दिया जाए, बादशाह से किसी और को बना दिया जाए। तो एक बंदर भी आ जाता है उसमें, अच्छा। कहता है जी मैं भी उम्मीदवार हूँ। सब मुत्तफिका तौर पे एक बंदर को बादशाह बना देते हैं। तो मसला हो जाता है। एक भेड़िया जो एक हिरन को उठा के ले जाता है, सारे जानवर जमा होके जो है वो बंदर के पास आते हैं कि बादशाह सलामत, ये वाकया हो गया, अब आप कुछ करें। बंदर क्या करता है कि उसकी जो खसलत है वो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, वो छलांग मारता रहता है। कह रहे बादशाह सलामत आप ये क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वो भेड़िए को पकड़ें। कह रहे हैं जो मेरे बस में वो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम ही ये छलांगे मारना। तो बात ये है कि जिसका काम उसी को साझ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुर्तज़ा को तो उसकी पार्टी भी सपोर्ट नहीं करती ना इंटरनली। अच्छा। और इस किस्म की उस पीपल्स पार्टी में ग्रुप्स है ना ओके। जो नहीं चाहते थे कि मुर्तज़ा मेयर बने, नहीं चाहते थे कि मुर्तज़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बने। लेकिन ये तो मुराद अली शाह और बिलावल ने बनाया ना, बाकी तो ग्रुप नहीं चाहता था। यानी आप ये कह रहे हैं कि ग्रुपिंग तो है और अभी भी है, वो ग्रुप उनके खिलाफ भी काम करे। अब देखे ना, पीपल्स पार्टी का मेयर है तो आपको तो फंड का मसला ही नहीं होना चाहिए। आपको 25 से 30 हजार अरब रुपए पिछले 17 सालों में NSU की मद में मिले, कहाँ गए? किसी को कुछ नहीं पता, शायद दुबई चले गए। लेकिन अब तो 3 साल से आपका मेयर बैठा है ना, आप उसको तो दो ताकि कराची में काम हो। नहीं हो रहा। और अब तो सिलसिले ये हो गए कि अपोजिशन का काम है तनकीद करना, और अपोजिशन का यही काम है कि आपको अपनी खामियां और गलतियां बताए। हुकूमत का काम है उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना और उसको जो है रिजॉल्व करना, उसमें जो है वो और इम्प्रूवमेंट लाना अपने काम में, और अपनी कारकर्दगी से उसको माइनस करना। अब आप देखें ना, हमारी जमात MQ में कितनी तनकीद होती रही है, आज भी होती है। हम तो इस किस्म की ना कोई बात करते हैं। ये बात तो वो होगी जो डिक्टेटरशिप में होती है, हाँ भाई मैं हूँ डिक्टेटर और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, जहाँ पे जंगल का कानून हो। तो ये तो इलॉजिकल बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, इलीगल बात है कि आप इस किस्म की बात, और वो भी अवामी ओहदे पे होते हुए, आप अवामी ओहदे पे होते हुए इस किस्म की बात करें। और ये तो एक तरह से थ्रेट हो जाता है, इनडायरेक्ट थ्रेट हो जाता है मैं कानूनी तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। और अगर चलें हो गई है डेलिबरेटली है, स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, उनको माजरत कर लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस वालों का क्या कुछ, उनके रोजे पे क्यों लात मार रहे हैं? उनको तो मैं जो जाके दूंगा उनको तो पैसे लेने हैं। वो मुझे प्रिंट करके, हमारे जो सईद गनी साहब है, उनके भाई है फरहान गनी साहब, उनका जो कारोबार ही है ये पेनाफ्लेक्स का।
ऐसे कई लोग हैं जिनका कारोबार पेनाफ्लेक्स का या बैनर बनाने का है, तो आप अपनी उनकी रोजी पे क्यों लात मार रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इलॉजिकल है, और शायद फ्रस्ट्रेशन में वो ये बात कर गए, क्योंकि उन्हें अभी अब वे आउट नहीं मिल रहा कि करे तो क्या करें। उनको भी हटाने की बातें हो रही हैं। जमात इस्लामी का वो क्या कहते हैं अपना तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है। अच्छा, मैं कराची मेट्रोपॉलिटन। हाँ जी बिल्कुल, हाफिज नईम साहब भी कह चुके हैं। प्रेशर तो होता है ना। देखिए सर, इक़्तिदार में रहना और इक़्तिदार से हटना बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत बड़ा काम। अब गवर्नर साहब, टेसोरी साहब गवर्नर थे, अब नहीं, एक माह हो गया, तो वो चीज़ें तो अब नहीं रहती ना, लेकिन वो चीज़ें जहन से निकलते निकलते जाती हैं। हम भी 5 साल MNA रहे, उससे पहले मैं 5 साल यूसी नाजिम भी रहा। अच्छा। जब मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाजिम थे, मैं बल्दिया से यूसी नाजिम था। और मेरे फादर यहाँ पे मिनिस्टर रहे लोकल गवर्नमेंट के, KS मुजाहिद बलोच, 85 to 88, जब MQM नहीं थी उस दौर के मिनिस्टर, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जब यहाँ पे गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हमने तो उनसे सीखा। हमारी सियासी तरबियत तो घर से हुई। हमें भी कई चीज़ें दिल पे जवार करनी पड़ती हैं और हम उसका जवाब नहीं देते। जवाब देंगे तो जवाबदार जवाब आएगा, और आप किस किस को रोकेंगे, किस किस की ज़बान को रोकेंगे? तो आप बात ऐसी करें कि लोग कम से कम ये तो कहें कि चलो यार, गुड़ नहीं जरा गुड़ जैसी बात तो कर रहे हैं। आप कराची के लोगों के मसाइल सुने, उनके ज़ख्मों पे नमक रखें। वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही, वो कह रहे हैं कि जी जहांगीर रोड नहीं बन रही, या बन रही है तो टूट रही है पहली बारिश में। वो कह रहे हैं करीमाबाद का अंडरपास आपने ऐसा बना दिया जैसे वो आपने एक राहदारी बना दी, एक सिंगल गाड़ी गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो इन चीज़ों को आप जो है ना, उसको क्या कहते हैं कि ठीक करने की कोशिश करें अपनी चीज़ों को, अपनी कारकर्दगी से। अब आपके लियारी के MP हैं यूसुफ बलोच साहब, उनकी वीडियो एक चली थी, उन्होंने KMC में बैठ के, मुर्तज़ा वहाब भी बैठे थे, उनकी मीटिंग में ये कहा था कि भाई ठेकेदार ये कहता है कि मुझे 50 से 60% तो कमीशन देना पड़ता है। अच्छा। तो मैं काम क्या करूँगा? अफसरान को कमीशन देना पड़ता है 50 से 60%। 1 लाख का, 1 करोड़ का ठेका है आपका रोड बनाने का। अगर 50 लाख या 60 लाख रुपए कमीशन में चले जाए, 40 लाख में उससे क्या काम करना है? ये उसके पीपल्स पार्टी के MPA के अल्फाज हैं जो वीडियो में चल चुके हैं। तो ये तो हाल है। यानी आप समझते हैं कि नॉट जस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअली और भी दूसरे फैक्टर्स भी हैं इसमें। देखिए ना, अभी लियारी के जो सदर चेयरमैन थे उनको हटाया। उन्होंने हटने के बाद क्या कहा कि जी मेरे पास वो गैस कटिंग के 2 अरब रुपए आए थे, मैं वो खर्च नहीं कर सका। जब मैंने कहा मैं इसे अपने इलाके में खर्च करूँगा, सड़कें बनाऊँगा, सीवरेज बनाऊँगा, स्ट्रीट लाइट लगाऊँगा, गलियाँ बनाऊँगा, तो कोई बिलावल हाउस के कोई हैं, पता नहीं सियाल है क्या नाम है उनका, बिलावल के शायद ख़ास है कोई, तो उन्होंने जो है उनको चेयरमैनशिप से फारिग करवा दिया। उनका बयान है, अभी रिकॉर्ड पे चल रहा है। तो ये तो मामला थे। तो देखें सर, सीन में कह रहे सिस्टम कायम हो गया है करप्शन का। सिस्टम क्या है? सिस्टम यही तो लोग हैं ना। बाकी पूरी सीन का आप सीन का हाल देख लीजिए। जो सीन का हाल था अब उससे बदतर हाल कराची में कर दिया आपने। तो ये तो आपको बहुत बड़े को रिफॉर्म की ज़रूरत है कराची में भी, और पॉलिटिकल लीडरशिप की भी चेंज करने की ज़रूरत है। जो जिनका मैंडेट है, अगर आप उनको काम नहीं करने देंगे, जो ऑनरशिप ले रहा है उसको आप मैंडेट तो दे रहे हैं, उसको इख्तियार नहीं दे रहे। जिसको जो ऑनरशिप ले रहा है, जिसको मैंडेट भी है, आप उसको इख्तियार भी देना काम करने का। अब हम जो ये डिमांड कर रहे हैं आर्टिकल 140A के हवाले से कि भाई आप उसकी तरमीम ले आए, आपने 26 में कहा नहीं लाए, 27 में कहा आपने नहीं लाए, अब 28 में हम कह रहे हैं आप ले आए। इस आर्टिकल से वैसे होगा क्या? देखिए, जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो आर्टिकल 140 में हमने 140A का इजाफा कराया था। 140A का इजाफा हमने ये कराया था कि जो NFC के जो फंड है, जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इस तरह सूबा में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, और वो उसके तहत उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जितने डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये फॉर्मूला मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा कामयाब रहा। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पैसे उसी तरह मिलते रहे। पीपल्स पार्टी ने आके ये क्या कि तमाम जो है फंड वजीर आला के पास आते हैं। अच्छा। अब फिर वजीर आला की मर्जी है, चारों वजीर आला का ये हाल है। वो बादशाह है अभी, मतलब वफाक से ज़्यादा पैसे अभी उसके पास है, सूबे के पास है, और वजीर आजम से ज़्यादा पावरफुल सूबे का वजीर आला है अभी। तो वो हम ये कह रहे हैं कि आप अब आर्टिकल 140A की जो हमारी जो तरमीम है वो आप आइन में शामिल कर दें कि ये जो फंड आएगा, जो NFC का पैसा जाएगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में, और वो ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली वज़ीर आला की स्वाब। अब तो वज़ीर आला की स्वाबदिद पे कि वो चाहे कराची को 2 अरब दे, या लाड़काना को 10 अरब दे, या जो है वो नवाब शाह को 20 अरब दे, वो स्वाबदिद खत्म हो जाएगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, और लोकल गवर्नमेंट को चला जाए।
हम तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, और ये तरमीम की जो बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, सिर्फ हम कराची के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो इस पे भी नहीं एतराज है पीपल्स पार्टी को, नहीं जी सारी जमातें मान रही है। पंजाब असेंबली ने तो करारदाद पास कर दी है। अच्छा, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं या तो कराची को आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, या कराची को आप इकोनॉमिक कैपिटल बना दें, या कराची को आप जो है वो अलग सूबा बना दें। यानी ये एमक्यूएम की डिमांड। बिल्कुल डिमांड है, अच्छा, कराची में और ये आईनी डिमांड है, कोई आइन से हटके डिमांड नहीं है। सही। और हम डिमांड किससे कर रहे हैं? अपने इदारों से ना, अपनी हुकूमत से। हम कहीं अमेरिका कनाडा के असेंबली से नहीं जाके मांग रहे हैं, अपनों से मांग रहे हैं ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहीं से भी नहीं है, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जी। कराची में एक और कंसर्निंग इशू है आवाम के लिए, वो है डंपर ट्रैक्टर ट्रॉलर से लोगों की जो मौत वाक़ई होती है। बहुत दर्दनाक वीडियोस भी सामने आती हैं, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा? अफसोसनाक है, दर्दनाक है। इसमें भी मैं कहूँगा कि हुकूमती जो रवैया बड़ा बेहिस है, पैथेटिक है। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि नाज़िमाबाद पे एक सड़क नाहमार होने की वजह से 2 बहनें अपने भाई के साथ जा रही थी। वो गाड़ी बाइक उसमें गड्ढे में गई, दोनों गिरी, और साथ में जो है वो 22 व्हीलर ऑयल टैंकर चल रहा था। दोनों बहनें जो है उनके पहियों में आ गई, और वो दोनों ऑन द स्पॉट। और टैंकर वाला उनको लेता हुआ गया। फिर लोगों ने जाके मोटरसाइकिल में जाके टैंकर वाले को रोका है, तो उसको तो नहीं पता था, टैंकर वाले को सुन नहीं था, साइड से आई वो तो। लेकिन ये फिर वो जो रोका तो पता चला, लेकिन वो 2 बेचारों की डेथ हो चुकी थी। तो फिर एफआईआर तो हो गई उसकी, उसके ऊपर फिर हमने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी और इसको इशू को उठाया था। फिर हमने उसमें ये डिमांड किया था। फिर मजे की बात, एक्सीडेंट शाम में हुआ, अगली सुबह वो सड़क बन गई। यानी कि डिलिबरेटली उस सड़क को नहीं बनाया जा रहा था। अब इसमें जिसकी भी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, चाहे वो ठेकेदार की है, चाहे वो टाउन की है, केएमसी की है, डीएमसी की है, सूबाई हुकूमत के किसी भी इदारे कंपनी की है, हमने डिमांड किया कि इसके खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि ये कत्ल हो गया, क्योंकि अगर ये सड़क पहले बन जाती शायद ये बच्चियाँ इस तरह से टैंकर के रद में आती। इसी तरह से आपने देखा होगा पिछले साल कमोबेश कोई कोटी 800 लोग जो है कराची में, 800 अफराद इस टैंकर और डंपर माफिया का और ट्रॉलर माफिया का शिकार हुए हैं मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में। तो आपको याद होगा कि गार्डन में जो नवंबर में केस हुआ था, जिसमें लियाकत महसूद साहब के ऊपर भी एफआईआर करवाई थी, तो उसमें फिर मैंने उनके खिलाफ मुद्दे की तरफ से वकालत की थी। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एफआईआर जो है तमाम सेक्शंस जो होते हैं वो काबिल ज़मानत अवेलेबल थे। हमने जाके अदालत को बताया, जब उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया आईडी वन साउथ से, हमने जाके फिर अदालत को बताया कि ये जो कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर है उसके मुताबिक तो ये एंटी टेररिज्म कोर्ट का केस बनता है, आपका तो बनता ही नहीं है नॉर्मल सेशन का। फिर हमने वो दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए, हाई कोर्ट के फैसले, उसके बाद 4-5 समाअतों के बाद जाके अदालत कन्विंस हुई हमारे आर्ग्यूमेंट से, और अदालत ने उसकी बेल भी डिसमिस की। और ये अपने ऑर्डर में ये हुक्म दिया कि इस केस को जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुंतकिल किया जाए, इसमें सेक्शन 6, 7, 8 ये का इजाफा किया जाए, इसमें इक़दाम कत्ल सेक्शन 324 का भी इजाफा किया जाए। और वो हुआ। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से बेल कराए, फिर वो एटीसी गए, एटीसी बेल कराए। तो हमने तो ये तो एक बड़ा मतलब हमने कि उसके बाद ये होता, लियाकत महसूद साहब ये करते थे कि जहाँ भी डंबर का वाक़या होता था तो खुद आते, जो अपने 30-40 लोगों के साथ असला बरदार, वहाँ पे आके जो पूरे इलाके में गश्त करते थे, लोगों को हिरासा करते, डराते, फायरिंग करते थे। इस वाक़े के बाद लियाकत महसूद साहब ने अपनी ये मूवमेंट कराची में रोक दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कामयाबी हुई है। तो कराची वालों को ये हमने थोड़ा सा, क्योंकि हमने कराची के बेटे होने का हक अदा किया। मेरे साथ जो मुद्दई थे वो कादर मेमन थे, सोशल वर्कर गार्डन, सोशल वर्कर। हाँ, उनके खिलाफ भी केस बन गया एटीसी का, उनको भी नामजद अरेस्ट भी किया था डंपर जलाने के। उनको फिर वो एक दूसरे वहाँ पे बिल्डिंग खाली हो रही थी, वो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उनको पुलिस को कहा कि भाई थोड़ा सा हल्का था कि 2 दिन का टाइम दे दे, एकदम से आप कैसे करें। तो वहाँ पे उनकी तलक कलामी हो गई, तो उनको उठा के ले गए, रात को उनके खिलाफ 2 एफआईआर काट दी। मजे की बात, मुद्दई जो है वो पुलिस बन गई, और जो इनका अपना जो वेपन था 9mm का, वो उनके खिलाफ नाजायज असले का केस बना दिया। अच्छा। जिसका लाइसेंस भी है। ये भी होता है ना, हक के खिलाफ जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हम तो अभी भी इस इश्यूज़ को जो है वो, अब इस इश्यू को रिजॉल्व किसने करना है? बेसिकली पुलिस ने, हुकूमत सिंध ने, और ट्रैफिक पुलिस ने खास करके।
हम ये डिमांड करते हैं कि जो डंपर्स के जो साइड्स में आगे जो प्लास्टिक के जो वो एक स्लेब्स लगते हैं उनको लगाया जाए, ताकि बाइक अगर घुसती है तो बाइक ना घुसे। कितने ही डंपर्स हमने देखे हैं कि उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, सर काफी मेंटेनेंस खस्ता नहीं है, हालत। रजिस्ट्रेशन उनकी जाली है, अच्छा, उनकी नंबर प्लेट जाली है, ड्राइवर्स के लाइसेंस ड्राइवर्स के भी। लाइसेंस भी नहीं है और नशे में होते हैं। और फिर तो देखा पिछले साल तो हमने देखा कि जानबूझ के मारा गया कराची के नौजवानों जानबूझ को, के। जानबूझ के हिट किया गया। एक तो एक्सीडेंट होता है ना, एक जानबूझ के। अभी आपने रमजान में देखा होगा, मिलेनियम मॉल पे 2 डंपर रेस लगाते हुए आ रहे थे और 5-6 गाड़ियों को हिट किया, जिसमें घूमते हुए चले गए। औरत की बहुत खतरनाक हालत। फिर जफर अब्बास साहब बीच में आए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसमें 324 का इजाफा करवाया और वो उसके बाद वो अरेस्ट हुए। अच्छा, फिर उसमें पुलिस, जब वो डंपर और ड्राइवर थाने गए, पुलिस ने उनको वहीं से छोड़ दिया। अरे, जब तक हमारा ये पुलिस का निज़ाम भी ठीक नहीं होगा तो मामला इसी तरह चलते रहेंगे। अब देखें ना, कराची शहर का नोहा क्या है। कराची शहर में चोर और चौकीदार दोनों एक ही है और दोनों गैर मकामी है। अगर मकामी हो जाए तो ये नोहा ख़त्म हो जाए। जो यहाँ वाला जो होगा उसको दर्द होगा, अपनों का दर्द ही नहीं है। अब एक ऐसे जो ट्रांसफ़र होकर आता है इंटीरियर सिंध से कराची के थाने में, वो अपने साथ वहाँ के डाकुओं को भी ले आता है और उनको खुला लाइसेंस देता है कि खुला लाइसेंस से आप करें जो करने में बेटा। और कराची में आप देखें रैम्पेट है। अभी 3 महीने के फिगर्स आए ना, 1400 से ज़्यादा डकैतियाँ हैं, चोरियाँ हैं, मर्डर्स हैं, स्नेचिंग है, सैकड़ों गाड़ियाँ चली गई हैं, मोटरसाइकिल इतनी उड़ गई हैं, लोग लूट गए हैं। ये तो वही जो रिपोर्ट हो गए। अनरिपोर्टेड तो इतने हैं कि पुलिस तो रिपोर्ट ही नहीं करती ना, कहती है एफआईआर तो नहीं करेंगे जब तक आप फिर कच्ची पर्ची काट के दे देते हैं। तो बेसिकली जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना, वो बेसिकली थाने का जो सिस्टम है, थाने का निज़ाम, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब हमारी एक पुलिस के बड़े अफसर है, उन्होंने कहा कि जी वो अभी हालिया दिनों में कहा कि न्यूयॉर्क और लंदन में कराची से ज़्यादा क्राइम होते हैं जी। तो उस पर मेरा उनसे ये सवाल है, अभी जो शाह फैसल कॉलोनी के पुल पे नाका लगा के जो लोगों को लूटा गया, उसमें फिर तर्जुमान सीन का एक बयान आता है कि डाकुओं के पास जो है लाठियाँ थी, असला नहीं था। आप इनकी बेहिसी देखें। शाह फैसल कोरंगी पुल की बात पुल कर के रहे ऊपर हैं ना? मतलब वहाँ लोगों को नाका लगा के फिर अवाम ने वहाँ पे पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, आधे घंटे तक डाकू लूटते रहे। अभी 2 दिन पहले वीडियो आई है, नीपा चौरंगी के पुल के नीचे डाकुओं ने बाकायदा रात में नाका लगा के लोगों को लूटा, गाड़ियों को लूटा। तो अमनो अमान की जब ये हालत होगी, पुलिस जो बेसिक पुलिस का काम है वो नहीं करेगी, पुलिसिंग नहीं करेगी, बल्कि अब तो ये हो रहा है कि पुलिस का काम है क्राइम को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। अब तो ये हो रहा है कि हर थाने की सतह पे हम आए दिन जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये खबरें पढ़ते हैं कि जी फलां बीटर को फलां थाना दे दिया, फलां बीटर को फलां थाना दे दिया। खासकर वो गुटके वाले बीटर आजकल कह रहे हैं वो फलां थाना चला रहा है, फलां थाना चला। तो जब इस तरह से थाने बिकेंगे या थानों के सिलसिले में होंगे, कैसे चलेगा? तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे करता धरता है अभी हमारे जो आईजी सिंध है जावेद ओडो साहब, अच्छे इंसान है, मेरिट पे है। हमारे जो एडिशनल कराची आईजी हैं आज़ाद खान साहब, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, थ्रू आउट उनका जो है वो मेरिट पे रहा है, करप्शन का कोई दाग नहीं। तो ये मौका है कराची पुलिस के लिए, ऐसे 2 बड़े अफसरान उनके पास बैठे हैं, तो एक ये काम ये कर जाए कि पुलिस में जो है ना बड़ी मेजर किस्म की रिफॉर्म्स कर जाएँ, तो ये सिस्टम ख़त्म हो। वरना तो यही कराची वाले इसी तरह लूटते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। खुलेआम आते हैं, अब तो चेहरे भी नहीं ढांपते, आते हैं, असला निकालते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। डर खौफ ही नहीं है ना। उनको पता है कि जिन्होंने हमें पकड़ना है, उन्होंने हमें कहा है कि यार तुम जाओ करो, और 50% हमें तो 50% तुम लोग। कराची के बेशुमार मसाइल हैं, आखिर इनका हल क्या समझते हैं कि हर कैटेगरी में इसको अगर सेंटेंस में आप कहें तो इसको कैसे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया ना कि जिसका मैंडेट है उसको इख्तियार दिया जाए। मैंडेट यहाँ पे MQM का है, MNA MP है, MQM के है, आवाम MQM को वोट देती है। पिछले सालों में हमने देखा ना, जब मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाजिम थे, कराची शहर में काम हुआ, भरपूर काम हुआ, पैसा भी आया, काम भी हुआ। चलिए 50% काम हुआ, हम कहते हैं काम तो हुआ ना। उसी दौर का शहर बना हुआ है जो आज हमें ये पुल अंडरपास मिलते हैं या कोई बड़ी सड़क मिलती है, उसी दौर की। उसके बाद मुझे बता दें कोई अंडरपास बना, गुलिस्तान जोहर का बना, हाल देख लें जाके, जगह जगह क्रेक पड़े, या कोई फ्लाईओवर बना, या कोई बड़ा मंसूबा कराची के लिए आया, कराची के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल बना, कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई कॉलेज बना, नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है ना। जब तक मकामी लोगों को आप इख्तियार नहीं देंगे भरपूर तरीके से, तो मेरे ख्याल में अब वक्त करीब है
ये रियलाइजेशन आई है। अभी मोहसिन नकवी जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो 4 दिन पहले कह के गए हैं बिजनेस कम्युनिटी से, आपने सुना होगा कि $100 अरब पाकिस्तान से जा चुका है। हम 1-2 बंदे उठाएंगे, सब बता देंगे तो आप $30 अरब वापस ले आए। उसके अगेंस्ट में बिजनेस कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जब $100 अरब गया है पाकिस्तान से तो बिल्कुल गया है, लेकिन वहां गया है जहाँ पे अमनो अमान है, जहाँ पे सिक्योरिटी है। आप हमारे लिए मुल्क के पाकिस्तान में सिक्योरिटी कर दीजिए। हमारा जो सिस्टम है 24-25 इदारों से उन्हें एनओसी लेना पड़ता है, वो ठीक कर दीजिए, हमें सिक्योरिटी दे दीजिए, पैसे वापस आ जाएंगे। जब तक बिजनेस कम्युनिटी को आप ये एतमाद नहीं दिलाएंगे कि यू आर सेफ एंड सिक्योर इन पाकिस्तान, इदारे आपको तंग नहीं करेंगे। अब छोटी सी मिसाल है ना, कराची में SBCA, KDA, वाटर बोर्ड, गैस, KESC, के इलेक्ट्रिक, आपका टेलीफोन, आपका केबल और आपके 8-10 इदारे। अब देखें कराची में एक सड़क बनती है, गैस वाले आ जाते हैं, क्या करना है भाई, गैस की पाइप पे पहले क्यों नहीं आए? अच्छा, सीवरेज वाले भी आए, फिर सीवरेज वाले, फिर वो केबल वाले आ जाते, टेलीफोन वाले, भाई पहले क्यों नहीं आए? सड़क बनने के बाद क्यों नहीं आए? ये पूरी पाइप बाई प्लानिंग हो रहा है। लाजमी बात है, सड़क खुदेगी, फिर टेंडर होगा, फिर बनेगी, फिर कमीशन होगा अफसरान का। तो ये करप्शन का सिस्टम जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है और उसके लिए बड़े इनकलाब की जरूरत है। मैं समझता हूँ जो भी करे, कुछ भी करे, अब तो हमारे पास एक ही उम्मीद रह गई है, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, कि वो कराची के लिए कुछ कर दें, कराची वालों के लिए कुछ कर दें। और ये जो 17 साल से जो हम पे जो गाजिब हुक्मरां हैं जिन्होंने क्लचेस ऑफ करप्शन गाड़ दी है इस शेयर पे, उनसे हमें आज़ाद करा। लेकिन सर हुकूमत में MQM भी हिस्सा रही है, पीपल्स पार्टी की, तो आप समझते हैं कि जॉइंट इश्यूज हैं कि जिनको मिलके भी हल हो सकते हैं? कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं? देखिए, MQM की तो हमेशा नीयत ये रही है कि कराची के, सीन के शहरी इलाकों के सीन के मसले हल हों, खासकर कराची, हैदराबाद, मीरपुर, खैरात, सक्कर, नवाबशाह। लेकिन MQM शुरू से देखते हैं 88 में इलेक्शन होता है, MQM के 13 MNA होते हैं, लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत नहीं बन रही होती। बेनज़ीर जो है 90 आती हैं और वो सपोर्ट मांगती हैं, उनको जो है वो माहिदा होता है, 40 पॉइंट का माहिदा होता है। MQM सूबाई हुकूमत में भी आती है और MQM वफाक में भी जाती है। लेकिन चंद माह के बाद आप देखते हैं, आपको शायद याद हो या ना हो, MQM हुकूमत से बाहर आ जाती है कि जो माहिदा हुआ था उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बदनीयती हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ से रही है। उसके बाद 91 में जाम सादिक अली को वज़ीर आला बनाया जाता है, MQM सपोर्ट करती है। 92 में ऑपरेशन शुरू हो जाता है, नवाज शरीफ साहब के हम हलीफ होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं सूबाई हुकूमत में भी कि जी वो 72 पतारेदार हैं, उनके खिलाफ अंदरूनी सिंध में ऑपरेशन होगा। लेकिन बाद में 72 मछलियों की जगह ऑपरेशन का रुख MQM की तरफ मोड़ दिया जाता है जून 92 में। तो फिर बेनज़ीर की हुकूमत आती है 93 में, फिर 97 में दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, फिर MQM को कराची हैदराबाद के लोग जो वोट देते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे MQM जो है वो हिस्से में जाती है, गवर्नमेंट में जाती है। फिर हकीम सईद का मर्डर होता है, नवाज शरीफ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, MQM पर डाल के चले जाते हैं और उस हुकूमत जो है सिंध हुकूमत डिजोल्व करते हैं, गवर्नर आज लगा देते हैं। तो इसमें MQM का कसूर क्या है? MQM तो नहीं गई ना। बदनीयती हमेशा हुक्मरानों की तरफ से रही है, जिन्होंने कभी भी MQM को वो उस तरह से काम नहीं करने दिया, माँ सिवाय जनरल परवेज मुशर्रफ के। उसके बाद फिर ऑपरेशन 99, 12 अक्टूबर को हो जाता है, मार्शल लग जाता है। तो 99 और 2002 के इलेक्शन तक भी MQM पे ऑपरेशन रहा है मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ डिड नॉट लाइक MQM, उसके जहन में भी वही था जो एक MQM का खाका बना हुआ था। वो जो इलेक्शन का मिले तो पता चला कि नहीं भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी है और इनको पावर दे तो शहर में काम करेंगे। और जब 2001 में हमने इलेक्शन का बायकाट किया, जिसके बाद अफगानी नेमतुल्लाह साहब मेयर बन गए थे, चिड़िया बन गए 2005 में, फिर MQM, तो ज़बरदस्ती कहा गया कि आप लड़े इलेक्शन बल्दियात का। MQM लड़ी, MQM ने स्वीप किया, उसके बाद मौका मिला 4 साल तक। तो आपने देखा कि नक्शा बदल दिया और कराची जो है वो 2 बेहतरीन, 3 बेहतरीन, 10 बेहतरीन सिटी में आ गया मुल्क की इंटरनेशनली। और जो मेयर उस वक्त थे वो 3 बेहतरीन मेयर में आए, सेकंड मेयर के उसमें आए ना। तो हम समझते हैं कि आपका सवाल ये था ना कैसे ठीक होगा। ठीक ऐसे ही होगा कि जब आप यहाँ पे जो दर्द रखते हैं, दिल रखते हैं, दवा रखते हैं, उनको जब आप ऑपरेशन करने की इजाज़त देंगे, सर्जिकल ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की इजाज़त देंगे, पानी को मंसूबे को, K4 का मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, बिजली का निज़ाम हमारा अब तक ठीक नहीं है, लोड शेडिंग 14 घंटे 16 घंटे हो गई है,
गैस हमारे यहाँ कराची में गायब कर दी गई है। कराची आपका मल्टीनेशनल सिटी है। कराची के जितने पता है कितने मुल्क हैं दुनिया में? 56। 56 कंट्री है पूरी दुनिया में कराची के रकबे के जितने। एक्चुअल पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती कराची। यस, वो भी अभी जो एमक्यूएम की डिमांड पे सेकंड 2 साल में जो सेकंड सेंसिस हुआ उसमें 1,30,00,000 पे लाके लॉक कर दिया गया था, पिछली से भी कम। वो तो फिर एमक्यूएम ने इसको आवाज़ को उठाया काबीना में, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत में आए, उसके बाद उठाया, तो फिर दोबारा से सेंसिस हुआ, दोबारा से जो ऑब्जेक्शन हुए, फिर जो है सेंसिस 2,30,00,000 पे गया। हम जो है उस कितने 90 लाख लोग वापस लेकर आए। तो ये तो दुश्मनी हो रही है। दुश्मनी हो कहाँ रही है? बंद कमरों में हो रही है, टेबल पे हो रही है। टेबल पे नक्शे रखे जाते हैं, टेबल पे इलाके रखे जाते हैं, इसको यहाँ से काटो, इसको वहाँ से काटो, इसको ये काटो, इसकी पॉपुलेशन ये करो, ये एमक्यूएम का इलाका, ये फला पार्टी का इलाका, ये फला पार्टी का इलाका है, यहाँ पे पब्लिक कम कर दो, यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा कर दो। ये बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ? एमक्यूएम ने क्यों बाइकाट किया? हम कह रहे थे जो 46 यूसीज है जो बढ़नी है उसको आप जो है वो तादाद में इजाफा करें, उन्होंने नहीं किया, हमने बाइकाट कर दिया। वो इलेक्शन के मेयर के बनने के बाद उन्होंने वही जो एमक्यूएम की डिमांड थी 46 यूसी जो बनती थी कराची में, उन्होंने इजाफा कर दिया, उस पर इलेक्शन भी हो गए। तो एमक्यूएम ने जब भी बाइकाट भी किया तो असूली बुनियाद भी किया। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम वाहिद मिडिल क्लास की गरीब मुतवसत तबके की नुमाइंदा जमात है जो डिलीवर कर सकती है, जिसने डिलीवर किया है माजी में। माँ सिवाय के 3 ऑपरेशन झेलने के बावजूद ये तहरीक, ये जमात जिंदा रही है और आज भी अपने पाँव पे जैसी तैसी भी है, खड़ी है ना। शहर कराची की शहरियों की, शहरी इलाकों की नुमाइंदगी तो कर रही है ना, अपनी आवाज़ तो पार्लियामेंट में उठा रही है ना किसी भी तरह से। अगर आज आप जिनकी ख्वाहिश है कि एमक्यूएम को बिल्कुल ही माइनस कर दे और एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी के किसी भी मंसूबे पे आवाज़ ना उठाए तो बल्ले बल्ले है ना। अभी साना गुल प्लाजा हुआ, एमक्यूएम ने कितनी आवाज़ उठाई उसके ऊपर, और जब एमक्यूएम अदालती कमीशन में गई तो वहाँ नहीं सुना गया हमें। अब अदालती कमीशन की रिपोर्ट आ गई, वो हवाले कर दी गई सिंध हुकूमत के। सिंध हुकूमत ने वजीर दाखिला को दे दी, पब्लिक नहीं की। क्यों? ऐसी क्या चीज़ें हैं साना गुल प्लाजा के कमीशन की रिपोर्ट में जो आप पब्लिक करने से डर रहे हो? उसमें इदारों की, एसबीसीए की, दीगर इदारों की, हुकूमत की नाअहली को पॉइंट आउट किया गया है, इनकैपेबिलिटी को, तो वो डर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में मैंने तो ये मशवरा दिया है पार्टी को कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की जाए सिंध हाई कोर्ट में, जिस तरह से जो 1971 का जो डिबेकल हुआ था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी जो मुशर्रफ के दौर तक पब्लिक नहीं हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, वो चलती रही। उसके बाद कहीं जाके वो अलाउ हुई। मुशर्रफ साहब ने भी उसका आधा पार्ट पब्लिश करने का ऑर्डर किया, पूरी अभी वो पब्लिश नहीं हुई लेकिन हुई। तो मैंने कहा जब वो हो सकती है तो आप भी हाई कोर्ट चले जाएं। हो सकता है हमारी लीगल कमेटी इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, मैं भी उस पर शामिल हूँ, तो वो हम इसके आने वाले दिनों में इसके लिए पब्लिक करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। अब जो लवाकिन है उनका क्या बना, जो वहाँ पे बेचारे शहीद हो गए, जल गए, उनका क्या बना, उनके हवाले से क्या रिपोर्ट है, और जो गवाहों ने बयानात दिए उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ का जो सदर है, वहाँ की जो कमेटी है, दरवाजे खुले थे बंद थे, बेसमेंट में तामीरात दुकान हुई, क्यों तामीरात हुई, पार्किंग को क्यों ख़त्म किया गया, छत पे जो है जनरेटर क्यों रखे गए थे, वहाँ पे बेसमेंट में जो है पार्किंग में जो है गैस प्लांट क्यों लगा हुआ था। ये तमाम वो चीज़ें हैं ना जो क्वेश्चन मार्क है। ऐसे तो नहीं इतनी बड़ी आग लगती ना, दरवाजे क्यों बंद थे, पब्लिक ये कह रही है, पब्लिक की डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि वाहिद हल यही है कि शहर कराची और सिंध के शहरी इलाकों को यहाँ की जो जमात है, नुमाइंदा जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसके हवाले किया जाए। और अगर पब्लिक हमें लाती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, पब्लिक जिसे भी चूज़ करें। पब्लिक। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद साहब। नाजरीन, आपने बहुत अहम गुफ्तगू सुनी, चाहे इंटरनेशनल मामलात हों या कराची के जो भी दरीना मसाइल हों, आपने गौर फरमाई। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए वर्ल्ड वाइड।